अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं, वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। अधिक उत्पादन के लिए हल्दी की फसल में जरूरी कार्य। मछली पालन करके एक किसान कमा रहे हैं लाखों की आय। अपने राज्य में मसाला उत्पादन में हल्दी का प्रमुख स्थान है। हल्दी का अच्छा उत्पादन तभी संभव है जब इसमें किए जाने वाले कार्यों को सही समय पर किया जाए। तो हल्दी की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं कार्यक्रम की इस प्रस्तुति के माध्यम से। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है हल्दी के ऊपर। हल्दी की खेती में हम अभी थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे इसके खरपतवार प्रबंधन पे। खरपतवार प्रबंधन के लिए भी आपने कुछ इम्प्लीमेंट्स आते हैं जो अपन ने जिस तरीके से 30 सेंटीमीटर के आसपास का डिस्टेंस लाइन टू लाइन अपन ने रखा हुआ है और 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमने प्लांट टू प्लांट रखा हुआ है, उस हिसाब से हमने कुछ इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। और दूसरा, खरपतवार को हटाने के साथ साथ जो मिट्टी चढ़ाने का काम है जिसको हम अर्थिंग बोलते हैं, कई बार गांठें जो हैं वो ज़मीन से बाहर निकल जाती हैं, उसके ऊपर से मिट्टी हट जाती है। तो ये दोनों काम अपन एक साथ कर सकते हैं इन इम्प्लीमेंट्स का उपयोग करके, जिससे खरपतवार भी साफ़ हो जाते हैं, मिट्टी भी चढ़ जाती है। और अभी जो पानी की काफ़ी गिरा है और अभी अगर आपको जो पानी की व्यवस्थाएँ इसमें हल्की फुल्की करना पड़ी होंगी तो अभी आप इसमें पानी एक आध बार चला सकते हैं। खुदाई करने से पहले आप इसको देख लें कि ये कंद जो आपका है इसको उखाड़ के देखें कि अगर ये 250-300 ग्राम के आसपास का हो गया है, अच्छी गठान इसकी डेवलप हो गई है, विकसित हो गई है, तो फिर आप इसके अंदर सिंचाई भी बंद कर सकते हैं और खुदाई की व्यवस्थाएं के लिए इसकी मैच्योरिटी के लिए प्रयास कर सकते हैं। किसान भाइयों, हल्दी में रोग और कीट अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आप कैसे करें इन रोग और कीटों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। कीड़ों की अगर अपन बात करते हैं तो कीड़े भी इसके अंदर कुछ कम लगते हैं, क्योंकि जड़ों के गठान इस बार जो नीचे जड़ों में कीड़ा लगा है, सूंडी जैसा हल्दी की काट के पास कीड़ा आपने देखा होगा। तो इसके लिए सबसे हल्का और सबसे आसान उपाय मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें क्लोरोपाइरीफास का उपयोग करें। क्लोरोपाइरीफास का उपयोग मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये ट्रिपल एक्शन है और नीचे जड़ों तक जाता है, सिस्टमिक भी है, कॉन्टैक्ट भी है, तो ये हर तरीके से सुखी करता है और बहुत कम डोज में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देता है। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में एक कीट और आता है जिसे हम तना भेदक कीट कहते हैं। ये कीट हल्दी की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों में प्रमुख कीट है। इसका लार्वा तने को भेदकर उसके आंतरिक कोशों को खा लेता है तथा पौधे के ऊपरी भाग की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं।
इसके लार्वे हल्के भूरे रंग के होते हैं। यदि फसल पर कीट के शुरुआती लक्षण दिखाई दें, तब कीटनाशक क्यूनोलफॉस दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल में 21 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना अधिक प्रभावशाली होता है। इसके बाद यहाँ तक रोगों की अगर अपन बात करें तो रोग इसमें वैसे तो ज़्यादा लगते नहीं हैं, लेकिन कई बार इसमें फंगस ज़्यादा लगता है। हल्दी की फसल में प्रकंद विगलन रोग बहुत अधिक नुकसान करता है। ये मिट्टी एवं प्रकंद जनित रोग हैं। इस रोग में सबसे पहले पत्ती के किनारे सूखने शुरू होते हैं, जो बाद में पूरी तरह पत्ती पर फैल जाते हैं। फिर ये रोग बढ़कर प्रकंदों को भी अपनी चपेट में ले लेता है, जिससे प्रकंदों का रंग चमकीला हल्की संतरे से बदलकर भूरे पड़कर गलना शुरू हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें। उसके उपरांत मैंकोजेब दवा की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर ड्रेंचिंग करें। तो किसान भाइयों, आज के लिए केवल इतना ही। आगे फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि कल के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने आपको गांव बोड़िया जिला झारखंड के सफल किसान दुर्गाचरण सिंह से मिलवाया था, जो मछली पालन करके लाखों की आय कमा रहे हैं। तो ये किसान इतनी अच्छी आय प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से करते हैं मछलियों का प्रबंधन, आइए मिलते हैं इन्हीं से। मैंने जो 30 एकड़ इस क्षेत्र में मत्स्य पालन करता है, तो इसके साथ साथ मेरा जो है एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, जो प्राकृतिक का देन है, जो बरसात का पानी को हम संरक्षण करता है जल छाजन के माध्यम से। आप लोग देख रहे हैं मेरा ऊपर में जो बड़ा वाला तालाब देख रहे हैं, तो बाहर का पानी हम उस तालाब में लेते हैं और उस तालाब का पानी से मेरा नीचे कई गो तालाब है, उस पानी का जो सीपेज है, जो झरना है, वह नीचे वाला तालाब में हर समय पानी भरा हुआ रहता है। इसको देखते हुए बांध ब्रीडिंग, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये कम से कम 50 बाय 40 का जो एक लंबा चौड़ा तालाब दिख रहा है, इसमें एक साथ में कम से कम मेल फीमेल मिला के 1.5 क्विंटल से लेकर 180 किलो तक नर मादा मछली को हम प्रजनन करा सकते हैं। और इस ब्रूड फिश का माध्यम से लगभग मई महीना से लेकर अगस्त सितंबर का पहला दूसरा सप्ताह तक का हम प्रजनन कराते हैं। और ये जो इसमें से स्पॉन्ज जो है हमको जो मिलता है, तो कम से कम 40-45 करोड़ तक हम इसमें से स्पॉन पतल यहाँ पैदा करते हैं। बड़ा में जो है हमारा जो प्रजनन कराते हैं, प्रजनन कराने के बाद एक तो आप लोग जानते हैं प्रजनन के लिए कम से कम जैसा कतला हुआ 2.5 से 3 साल, रेहू मृगल कम से कम 2 से 2.5 साल जब तक नहीं होगा तब तक वो प्रजनन क्षमता नहीं आती है। और 3 से 4 साल ही हम लेते हैं और फिर जब बड़ा हो जाता है तब उसको हम बाजार में बेच देते हैं। वैसे तो दुर्गाचरण रहने वाले पुरुलिया पश्चिम बंगाल के हैं, लेकिन झारखंड में बसने के बाद इनकी पहचान अब सफल मछली पालक के रूप में होने लगी है। ये बताते हैं कि मछली पालन से अच्छा लाभ कमाना है तो इनकी देखरेख पर विशेष ध्यान देना पड़ता है।
क्योंकि इनकी देखरेख में थोड़ी सी भी लापरवाही काफी महंगी साबित होती है। इनका कहना है कि ये समय समय पर मत्स्य विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं, तालाब के प्रबंधन पर भी खास ध्यान देते हैं और मछलियों की बढ़वार अच्छी हो इसके लिए संतुलित मात्रा में आहार देते हैं। मेरा ये जो देख रहे हैं इस परिक्षेत्र में है, हम मुख्य रूप से कोई केमिकल खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मेरे बाद है प्रबंधन। तो मेरा यहाँ जो फार्म देख रहे हैं, इस फार्म में प्रति एकड़ में हम 100 किलो चूना का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ 2 ट्रैक्टर प्रति एकड़ में हम कच्चा गोबर डालते हैं, जो कि मछली पालन के लिए उसका प्राकृतिक भोजन बहुत जरूरी है। और कच्चा गोबर देने से उसमें प्राकृतिक भोजन के रूप में जू प्लांक्टन और फाइटोप्लांक्टन मिल जाता है। इसके साथ साथ मानो जो नर्सरी प्रबंधन करते हैं, नर्सरी तालाब में जो कि छोटा छोटा हानिकारक कीड़ा होता है उसको मारने के लिए केमिकल नहीं देते हैं, हम डीजल का प्रयोग करते हैं, जो कि वो हानिकारक कीड़ा स्पॉन को पंचर करके उसको मार डालता है। तो उसके लिए जहाँ डीजल का प्रयोग करता है वो भी प्रति एकड़ में 20 लीटर के रूप में। ये देने के बाद कीड़ा मर जाती है। उसके बाद हम उसमें स्पॉन डाल देते हैं। मुख्य रूप से उसका भोजन जो है धान का कूड़ा, मिहिन वाला, सरसों खली, बादाम खली, साथ में मिनरल मिक्सचर मिक्स करके हम स्पॉन को खिलाता है, जो कि कम से कम 50 से 60% बच्चा हमको मिल जाता है। इसमें उत्पादन में अच्छा होता है और मछली बच्चा में हमको फायदा अधिक होता है। साथ साथ में जो फिंगरलिंग है उसके लिए क्या है, मिहिन का जरूरत नहीं है, जो कि धान का कूड़ा, सरसों खली यही सब खिलाते हैं। इसके अलावा जो बड़ा मछली है, जो मेरा ब्रूडर है, उसके लिए जितना जो वेस्ट मटेरियल मिलता है, धान का कूड़ा के साथ साथ बिस्किट है, वेस्ट है, हाँ, और जैसे सरसों खली कुछ मिलाते हैं, बादाम खली मिलाते हैं और मिनरल मिक्स रूप में एग्रीमेंट फीड देते हैं। तो इस ढंग से जो मछली का भोजन है इसको देते हैं और मछली का वृद्धि अच्छा होती है। इन्होंने बताया तालाब में मछलियों का विकास सही तरीके से होता रहे, इसके लिए मौसम के अनुसार तालाबों की देखरेख करनी पड़ती है। समय समय पर तालाब की साफ सफाई जैसे जलीय पौधों को निकालना, मरी मछलियों और खाऊ मछलियों को निकालना आदि कार्यों का खास ध्यान देना पड़ता है। साथ ही तालाब के पानी का पीएच और तापमान सही बना रहे, इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर विभिन्न उपायों को अपनाया जाता है, जिससे पानी में प्राकृतिक आहार और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। साथ में बहुत सा बीमारी भी होती है, तो बीमारी के लिए आप लोग को बता रहे हैं, चूना का प्रयोग कीजिएगा सीजन के आधार पर, जैसा जाड़ा हुआ, गर्मी हुआ, बरसात। तो इस 3 सीजन में आपको 20 किलो करके प्रति एकड़ हिसाब से चूना का प्रयोग कीजिएगा। और पोटासियम परमैंगनेट 250 ग्राम प्रति एकड़ पानी में घोल के तालाब में चारों तरफ छिड़काव कीजिएगा, तो आपका मछली में बीमारी नहीं होगी। कभी कभी देखा जाता है ठंडा के बाद आपका मछली में जो कुछ बीमारी दिखता है, तो हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट यानी तुतिया, इसका भी प्रयोग करते हैं, जो कि बने इस ढंग से मछली में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। और एक बहुत बड़ा बीमारी है मछली में आती है, जो कि मछली का शरीर में एक चिपक कर रहता है, जिसको कीड़ा आर्गुलस कहा जाता है। और उस कीड़ा मछली का शरीर से खून पी जाता है, मछली को कमजोर करके मार देती है। इसके लिए आप लोग देखिएगा, मिलता है बाजार में क्लीनर मिलता है, मैलाथिन टाइप का नहीं मिलता है। वो आपको प्रति लीटर पानी में 5 ml पानी में घोल के छिड़काव करने से वो कीड़ा से मछली को शांति मिलती है और मछली मरने से बच जाती है। तो इस तरीके से कम लागत में अच्छा से अच्छा उत्पादन करें और अपना आमदनी को बढ़ाएं और अपना परिवार को बढ़िया से पालन पोषण करें।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना वायरस के लिए जारी सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल करते हुए व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। सरसों की फसल में पौधों की संख्या अधिक होने पर बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई कर इनकी छटाई करें तथा घने पौधों को निकालकर पौधे से पौधे के बीच की दूरी लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच रखें। इस समय सरसों की फसल में कट बम और पेंटेड बग कीट का प्रकोप हो सकता है। यदि आपकी फसल में इन कीटों का प्रकोप हो रहा हो तो नियंत्रण के लिए 1.5% क्यूनॉल फास धूल का भुरकाव करें। चने की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है, अतः किसान भाई इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर बुआई का काम शीघ्र करें। फसल को जड़ सड़न और बिल्ट रोग से बचाने के लिए बुआई से पूर्व बीज को कार्बेंडाजिम 50 WP 0.75 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। साथ ही कॉलर रोट के लिए ट्राइकोडर्मा बेडी 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुआई के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 45 किलो पोटास, 20 किलो फेरस सल्फेट, 250 किलो जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि की तैयारी के समय अवश्य मिलाएं। जिंक की कमी वाले क्षेत्रों में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। मेथी, गेहूं, जौ, जीरा और ईसबगोल की बुआई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। किसान मेथी के लिए उन्नत किस्म जैसे RMT 1, RMT 305 आदि किस्मों का चयन करें। इसके लिए बीज दर 6 किलोग्राम प्रति बीघा एवं कसूरी मेथी के लिए 2.5 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से उपयोग करें। ईसबगोल की बुआई के लिए उन्नत किस्में हैं GI 2, RI 89 आदि किस्मों का चयन करें। इसके लिए बीज दर होगी 1.25 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम प्रति बीघा। जीरे की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं RS 1, RZ 19, RZ 223 आदि। किसान भाई इसके लिए 4 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। बुआई से पहले बीजों को फफूंदीनाशक दवा से अवश्य ही उपचारित कर लें। जौ की बिजाई के लिए भी उपयुक्त समय चल रहा है। इसके लिए उन्नत किस्में हैं RD 2052, RD 2035, RD 2660, RD 2552, RD 2592 आदि किस्मों की किसान भाई खेती कर सकते हैं। जौ के लिए बीज दर 25 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम दवा से उपचारित करें। गेहूं की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। साथ ही प्रति हेक्टेयर 2.5 से 5 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद एवं भूमिगत कीड़ों की रोकथाम के लिए
प्रति हेक्टेयर 25 किलो 1.5% क्यूनाल्फास आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिला दें। गेहूं की बुआई के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें। अपने दुधारू पशुओं को ठंड से बचाने के लिए रात के समय गौशाला में जरूर बांधें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तेजपुर, जिला चित्तौड़गढ़ के कृषक गिरिराज शर्मा ने। आप मक्का की बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो गिरिराज शर्मा जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मैं आज आपको मक्का की खेती कैसे करें और कैसे हम अच्छे से अच्छा बेहतर पैदावार प्राप्त करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सके इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दूंगी। इसको आजकल रबी में भी बहुत सारे भारत के राज्यों में उगाया जाता है। किसान भाइयों, मक्का की खेती के लिए उचित भूमि का चयन करते हुए खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें, आइए जानते हैं। भूमि के लिए इसके चुनाव की बात करें कि कैसी भूमि अच्छी है, तो इसके लिए लगभग सभी तरह की मिट्टियों में इसको उपजाया जा सकता है, लेकिन इनमें से सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी है और इसके लिए मध्यम भारी मिट्टी सर्वोत्तम माना गया है। भूमि की तैयारी के लिए एक बात विशेष ध्यान देने वाली है कि एक जो है आप मिट्टी पलटने वाली जुताई, अच्छी गहरी जुताई कर ले, उसके बाद 2 से 3 बार हैरो चला दे और उसके बाद समतल कर दे, पाटा लगा दे, क्योंकि ये मिट्टी का समतल ज़्यादातर फसलों के बीजों के अंकुरण के लिए बहुत अच्छा होता है, तो पाटा चलाने का जरूर ध्यान रखें। और उसके बाद 6 से 8 टन पर एकड़ के हिसाब से गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद बुआई के 10 से 15 दिन पहले खेत में डालें। कि अगर आपको रासायनिक खाद का प्रयोग करना ही है तो आपको 120 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास की ज़रूरत होती है। आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप अपने खेत में प्रयोग करें। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, स्फूर और पोटास की पूरी मात्रा का उपयोग बुआई के समय करें। इसके बाद शेष बची 2/3 नाइट्रोजन में से 1/3 नाइट्रोजन का उपयोग 25 से 30 दिन की फसल अवस्था पर प्रयोग करें और अंतिम बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा का प्रयोग 45 से 50 दिन की खड़ी फसल में करने से फसल की अच्छी बढ़वार होती है। अब हम थोड़ी उन्नत किस्मों की चर्चा करेंगे। तो मक्के के बारे में एक उसमें जवाहर मक्का 12, अमर, आजाद कमल, जवाहर मक्का 16, HM 10, HM 4 और प्रताप प्रसिद्ध है। देर से पकने वाले यानी कि जिसको 95 दिन से ज़्यादा लगता है उसमें गंगा 11, दक्कन 101, दक्कन 103, दक्कन 105 इत्यादि बहुत प्रसिद्ध है और बहुत अच्छा पैदावार देती है। रबी मक्का की फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, आइए जानते हैं। तो जब भी आप मक्के को खेत में लगाएं, उसके अंकुरण क्षमता की जांच जरूर करें और कोशिश करें कि 80 से ज़्यादा अंकुरण क्षमता जिसमें हो 80% से ज़्यादा, उसी बीज को आप खेत में लगाएं। अब बीज दर की बात करें तो 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर बीज दर है। एक बात अवश्य ध्यान रखें कि अगर आप हाइब्रिड बीज लगाते हैं तो हर साल उसको बदलने की ज़रूरत है। अगर हम बीजोपचार की बात करें तो बीजोपचार इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए फफूंदनाशक लगाना है
तो थीरम को 3 ग्राम पर किलोग्राम सीड के दर से उसको आप प्रयोग करें। और उसके बाद एक बहुत बड़ी बात है कि एजोटोबैक्टर जो कि एक जैविक खाद है, उसका इस्तेमाल आप 5 ग्राम पर किलोग्राम बीज के हिसाब से जरूर करें। थोड़ी देर के लिए उसको सुखाना है छाया में, ये उसके सरफेस पे जो है उस पे चिपक जाए और ये आपको बाद में अच्छा फायदा दे। शरदकालीन मक्का के रूप में इसकी बुआई करते हैं, तो अक्टूबर के अंत से लेकर नवंबर फर्स्ट वीक में आप इसको लगा सकते हैं। अगर दूरी की बात करें तो कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर अच्छी होती है और पौधे से पौधे की दूरी 22 सेंटीमीटर के लगभग रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। और चूंकि मक्के का बीज थोड़ा बड़ा होता है साइज में, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको एकदम उथला लगाएं। इसको 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पे लगाएं और ये अच्छे से जर्मिनेट होगा और धूप से इसको कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचेगा तेज धूप में। किसान भाइयों, मक्का की फसल की उचित बढ़वार हो, इसके लिए खेत को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई कैसे करें, आइए जानते हैं। खरपतवार नियंत्रण इसके लिए बहुत जरूरी है। तो 30 से 40 दिन तक इस पौधे को खरपतवार से मुक्त रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए पहली निराई गुड़ाई आप 25 से 30 दिन बुआई के बाद करें और दूसरी जो है निराई गुड़ाई वो 40 से 45 दिन बाद बुआई के बाद करें। अब हम थोड़ी चर्चा सिंचाई के बारे में करेंगे, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो अगर आपको पहले आपके पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था और अगर आप 5 सिंचाई लगा सकते हैं, तो पहली सिंचाई जो होती है वो बुआई के 15 से 20 दिन बाद आप दें। दूसरी सिंचाई फसल जब घुटने तक आ जाती है तब करें। तीसरी सिंचाई जब नर फूल आते हैं तब करें। चौथा सिंचाई भुट्टा बनने पर करें और 5वां जो सिंचाई है वो दाना भरने पर करें। अगर आप इन सब स्थिति में सिंचाई प्रदान कर सकते हैं पौधों को, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा और आपकी पैदावार बहुत अच्छी होगी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजो फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।